हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हमारा जो ज्योग्राफी का जो 10th क्लास का ज्योग्राफी में एक चैप्टर बाकी था, तो आज उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन्स क्या होता है। अभी हम लोग जैसे कि लॉकडाउन देख रहे हैं, तो लॉकडाउन में किन किन समस्याओं, लॉकडाउन में हुआ क्या है। लॉकडाउन में हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है, दुकानें बंद हैं। लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से क्या क्या समस्याएं आई, या फिर किस किस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा देखें और उसके बाद समझने की कोशिश करें कि क्या है हमारे देश की या फिर किसी भी देश की लाइफ इकोनॉमी के लिए लाइफ लाइन। हमारी इकोनॉमी जो लॉकडाउन में इतना बुरी तरह से प्रभावित हुई है, ऐसा क्यों देखा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी का जो लाइफ लाइन होता है उस पर। तो जैसे यदि हम बात इकोनॉमी के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन किसका, पैसेंजर, गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीन चीज़ों का। अब और चूंकि आज के समय में हम लोग आज काफ़ी दुनिया तरक्की कर रही है ट्रांसपोर्टेशन मोड में, तो हम बहुत सारी जो भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ट्रांसपोर्ट हो रही है। जैसे आप आज चीज़ हो, बटर हो, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, तेल, अदर देश, खाने का तेल भी अलग अलग देशों से आ रहे हैं। बहुत से जो छोटी छोटी, मतलब कि बहुत सी छोटी अवधि में खराब हो जाने वाली चीज़ें भी आज काफ़ी दूर से आ जा रही है। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है काफ़ी एक विकसित हो गया है, जिसके कारण एक जो पूरी दुनिया है एक बहुत बड़े गांव की तरह, एक ग्लोबल विलेज की तरह आज हमारे सामने आ रहा है, एक सामने देखा जा रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि हम लोग देखें कि गुड्स, जैसे अब चलिए बात करते हैं इस पर ट्रांसपोर्टेशन का, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो पैसेंजर, हमें काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ये तो दूसरा एक तो है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर का। फिर है गुड्स सॉरी, जो बना सामान है, जो सामान बनाया जा रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। उसके बाद है कुछ सर्विसेज, जैसे हम लोग आज कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है जिसमें कि हम लोग न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, या फिल्म देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम जो यूट्यूब पर ये आज हम पढ़ा रहे हैं, ये भी एक जो सर्विस है, इस सर्विस का भी एक कहीं ना कहीं एक ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मोड्स की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन ही है सर्विस का। तो हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो इकोनॉमी के लिए जो लाइफ लाइन है, सबसे बड़ा जो लाइफ लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये दो चीज़ें किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा चीज़ है। आज जो है हर गांव, हर शहर, हर स्टेट काफ़ी अच्छे से जुड़ चुका है या फिर जोड़ रहा है एक दूसरे से, जो कि ये एक सामाजिक और आर्थिक रूप से भी एक दूसरे को सामाजिक रूप से भी जोड़ रहा है, आर्थिक रूप से भी जोड़ रहा है। हम आज साउथ इंडिया की फिल्में भी देख लेते हैं, वहाँ के कल्चर्स के बारे में जानते हैं। अमेरिकन फिल्म, आज दुनिया की किसी भी देश का अखबार हो, फिल्म हो, आज हम घर बैठे देख सकते हैं। या फिर कहीं भी जाना हो तो पूरी दुनिया में हम लोग 24 से 25 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो इसने हमारा आज पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप का एक रूप दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें से मेनली इसको तीन रूप में रखते हैं। तो एक लैंड, वाटर एंड एयर। जहाँ तक लैंड की बात है तो लैंड में आएगा रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। और वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड यानी कि जो कि आंतरिक है, वो अंदर में नदियों द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक, और फिर ब्रह्मपुत्र में है, फिर वैसे ही और भी अन्य नदियों में है, इस तरह देखा जाता है। चलिए इस पर भी बात करेंगे। फिर महानदी में है। और फिर एयर, उसमें दो तरह का है, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरवेज जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग दोनों तरह का है, और इंटरनेशनल एयरवेज भी फिर से अलग अलग है। वैसे ही फॉर द लॉन्ग टाइम, जैसे ट्रांसपोर्ट वेयर रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड स्पेस। क्यों ऐसा होता, क्यों था कि बहुत समय तक जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है एक लिमिटेड एरिया तक होता था। क्योंकि यदि मान के देखें बैलगाड़ी से चलना हो तो पहले तो एक तो लंबा सफ़र होगा, अपने खुद के खाने के साथ साथ बैलों के खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा,
और ये एक काफ़ी लेंथी सफ़र होता था, बहुत लंबा सफ़र होता था। और ये तो ऐसे में जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो कम से कम ईंधन में जब अधिक से अधिक लोग दूर तक जाने लगे तो ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे और ज़्यादा अधिक से दूर तक जाने लगा, और ये इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करने लगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज गुजरात गुजरात का प्रोडक्ट झारखंड बिहार आ रहा है, झारखंड और बिहार से लेबर जा रहे हैं गुजरात में, यहाँ से आयरन ओर जा रहा है और वहाँ पर ये फैक्ट्री काम कर रही है, और ये सारा चीज़ें काफ़ी तेज़ी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है और ये काम होता है। और ये सिर्फ ये डोमेस्टिक लेवल पर ही नहीं, ये ग्लोबल लेवल पर भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे देश के जो कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जिसको बेसिक मेनली उसको डेवलप ही किया गया था कि आप कैसे वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके आयरन ओर, कुछ है कि इम्पोर्ट के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट में रोडवेज। जैसे हम लोग जानते हैं दुनिया का जो एक लार्जेस्ट सबसे लंबा रोड नेटवर्क है हमारे पास 54.7 लाख किलोमीटर, ये 2014-15 का डाटा है। आज स्थिति कुछ और भी होगी, ज़्यादा हो सकता है, 60 लाख के आसपास होना चाहिए। रोडवेज है प्रेसिडेंट रेलवेज, ये रोडवेज और दे विल स्टिल हैव एज ओवर रेलवेज इन देखिए होता क्या है कि ये जो रोडवेज है रेलवे को हमेशा रेलवे से एक ज़्यादा एरिया को कवर करता है। कारण क्या है? क्योंकि रोड एक इजीली कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होता है इसका, और यह है कि रोड मतलब ये तेज़ी से कहीं भी मुड़ सकता है, ये ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ ट्रेन में भी आधी तेज़ी से आसान जा सकता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी बनाया जा सकता है। रोड्स के नेगेटिव हाइयर जैसे भी बात कर चुके हैं, इसमें चढ़ाव और काफ़ी तेज़ी से तेज चढ़ाव और ढलान पर भी ये रोड बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे में ऐसे दिक्कत आती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ रोड से होगा कि आप छोटे अमाउंट पर भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जबकि रेलवे में एक पूरा एक बल्क अमाउंट में जाता है, बहुत भारी अमाउंट में जाता है उसमें। और है दूसरा फिर रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज टू एज अ फीडर, एक रेलवे का जो फीडर है होता है, मतलब आप समझते हैं अब रेलवे स्टेशन से गोदाम तक पहुंचाने के लिए रोड चाहिए, सीधे गोदामों तक हर गोदाम तक ट्रेन नहीं पहुंच सकती, या फिर बहुत एफसीआई के बड़े बड़े गोदामों में भी ट्रेन पहुंचती है वरना नहीं पहुंचती, तो उसके लिए भी एक फीडर की जरूरत होती है जो रोड दे सकता है। इसलिए रोड कहीं भी जा सकता है, सीधे गाँव में घुसा सकते हैं आप, छोटी छोटी बस्तियों में जा सकता है, लेकिन रेलवे के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये रोड रेलवे की अपेक्षा ज़्यादा मतलब भरोसेमंद और सस्ता एक साधन है, ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 6 क्लासेस। भारत में जो है रोड को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसको मैं चलिए इसको मैप पर देखेंगे पहले, इसके अब मैप पर देखने से पहले इसको चलिए बात कर लेते हैं इसमें। तो वह कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पहले स्वर्णिम चतुष्कोण, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं या फिर इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोल लीजिए। इसमें होता यह है कि देश के 4 महानगरों को दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन सबको जोड़ा जाता है। इन सबको जोड़ने पर एक आप यहाँ मैप पर देखिए, जो पीला जो दिख रहा है, पीला जो सड़क है इस तरह का, ये पीली वाली लाइन, ये एक लगभग एक रेक्टेंगल के शेप में है लगभग, तो इसको एक स्वर्णिम चतुष्कोण गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है ये सारा तो है इसमें, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ये सब जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं इसको बनाने के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का एक बनाया हुआ है अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन और इसका मेंटेनेंस किया जाता है। तो और फिर है नेशनल हाईवेज, ये देश के लगभग हर मतलब बहुत जगह फैला हुआ है। नेशनल हाईवेज इज एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर द प्राइमरी सिस्टम, ये जो प्राइमरी सिस्टम है रोड का, मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, अब नाम सुना होगा, इसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है और बनाया जाता है। माने नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। देश में अलग जगह पर अलग अलग तरह के नेशनल हाईवेज हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, उसके बारे में हम लोग मैप पर कुछ बात कर लेंगे, इसको देख जब मैप पर आएंगे। तो फिर है स्टेट हाईवेज,
फिर एक सड़क बनाया जाता है कि स्टेट हाईवेज के द्वारा, जिसको जिसको ये फिर जो जिसको स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरह एसपीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला सड़कें, जो कि ग्रामीण जो जिला परिषद द्वारा बनाया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। और फिर अदर रोड से, जो कि विलेज, जैसे चाहे वो पीसीसी हो या फिर दो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हो, इस तरह की। तो जैसे देखिए सड़कें हैं कौन, एक तो है आप समझ इसको नेशनल, एक तो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि देश की 4 महानगरों को जोड़ती है। दूसरे है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जो है, जो कि मेनली आप बड़े बड़े शहरों को या फिर देश की राजधानियों को, अलग अलग राज्य की राजधानी और बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। और फिर स्टेट हाईवेज, ये है जो अलग सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और फिर एक दूसरे से, और फिर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, वहाँ के जो कैपिटल्स है उससे जोड़ती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट को भी एक दूसरे से जोड़ती है। और फिर है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सारे जो जिले के अंदर होती है छोटी मोटी सड़कें, जो कि जिला मुख्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ती है। और फिर अदर रूरल, जिसमें रूरल रोड्स है, लिंक रोड्स आएगा, विलेज, इस तरह का अलग अलग छोटे छोटे गलियां वगैरह सारा इसमें आ जाता है। ये जिस तरह की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली सड़कें, ये छोटे मोटे सारी सड़कें आती हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसमें। और रोड का एक और है, इसमें 2 सड़कें और हैं जो जिसमें नेशनल हाईवे का, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो चलिए पहले देखते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात है तो ये यहाँ से इसको उड़ी से मान सकते हैं, या फिर सीधा कहें जम्मू कश्मीर से ये कन्याकुमारी तक आके यहाँ कन्याकुमारी तक आती है। ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और फिर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट यानी ईस्ट में ये सिलचर है, ये असम का एक हिस्सा है। सिलचर से ये पोरबंदर गुजरात का वेस्ट कॉरिडोर तक आता है, यहाँ तक का ये सड़क है ये पूरी। और इसको ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काटती है। ये आप देख सकते हैं, ये झांसी है यहाँ पर ये दोनों ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में काटती है। और दूसरा, अब चलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देख लेते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पहले दिल्ली से मुंबई देखते हैं। दिल्ली से मुंबई का जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। नेशनल हाईवे 8 है, जिसको एक विशेष रूप से विकसित किया गया। इसके चारों ओर इंडस्ट्रियल एरियाज और सारी सुविधाएं। यहाँ पर ये दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, सूरत और मुंबई होते हुए, और तब तक मुंबई पहुँचती है। और मुंबई से जो बेंगलोर जाती है, मुंबई से जो चेन्नई जाती है, ये है नेशनल हाईवे नंबर 4। नेशनल हाईवे नंबर 4 जो है, यहाँ से मुंबई से पुणे के बाद एक बड़ा है सोलापुर, छोटा मोटा शहर है। फिर वहाँ से एक बड़ा शहर बेंगलुरु के बाद चेन्नई, ये यहाँ चेन्नई। और चेन्नई से फिर ये रास्ता, ये जब कोलकाता के लिए निकलती है तो वो होता है नेशनल हाईवे नंबर 4। नेशनल हाईवे नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसको तटीय सहारे निकल रही है। ये आगे बढ़कर एक पोर्ट मछलीपट्टनम, या फिर इसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, मछलीपट्टनम से जुड़ती है एक लिंक रोड के जरिए। नेशनल हाईवे नंबर 9 है वो, जो कि ये मुंबई से मछलीपट्टनम तक आती है, नेशनल हाईवे नंबर 9। फिर यहाँ से फिर ये नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, 2 पोर्ट है। फिर आगे फिर गोपालपुर है एक छोटा मोटा पोर्ट, पुरी और पारादीप। और फिर यहाँ से कोलकाता पहुँचती है। और कोलकाता से जो दिल्ली को जोड़ते हैं, कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे नंबर 2, जो कि ये जीटी रोड का हिस्सा है। जीटी रोड का भी हिस्सा है ये, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसमें कुछ सड़कें आप इसको याद रख, इसमें एक इसका इंडेक्स भी दिया हुआ है, इसका सारा पूरा एक मैप का, आप इसको देख सकते हैं। कुछ सड़कें याद रखिए, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है, नेशनल हाईवे है, जो कि वाराणसी से ये आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक आती है। नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। एक है ये इधर दिल्ली से इधर जम्मू उड़ी तक जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 1, 2। और नेशनल हाईवे नंबर 3 है, फिर यहाँ पर ये आगरा से मुंबई को आती है। 4 तो आप यहाँ देखें, इसका इधर मुंबई टू चेन्नई। 5 चेन्नई टू कोलकाता। 5 है नेशनल हाईवे नंबर 6। आप यदि चले तो 6 है आपका कोलकाता से सूरत।
और नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी टू चेन्नई 8 आप यहाँ देख चुके हैं। तो ये सारे कुछ 8-10 नेशनल हाईवेज हैं जिसको याद रखने की, थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। वैसे तो नेशनल हाईवे की बात करें तो 300 से ऊपर है, ये पूरा याद रखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ मेन चीज़ें को याद रखना जरूरी है। अब तो बॉर्डर रोड इसमें और कुछ सड़कें, जैसे कि 6 सड़कों के बारे में बात हुई थी, तो हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड्स था, और नेक्स्ट हमारा जो है अब है हमारा एक बॉर्डर रोड्स। ये जो BRO द्वारा बनाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफेंस मतलब यूँ कहिए कि एक आर्मी का एक संगठन है, रक्षा मंत्रालय का अधीन ये आता है, काम करता है ये। और ये मतलब जो बॉर्डर रीजन है, जैसे जम्मू कश्मीर का हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन क्षेत्रों में ये सड़कें बनाती है जो पहाड़ी है, जहाँ पर नॉर्मली सड़क बनाना कठिन मुश्किल है, इन क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है BRO को। तो अब देख सकते हैं किस तरह आप एक सबसे जो BRO का जो बनाया हुआ सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है, जो लेह श्रीनगर मार्ग है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए। इसका मेंटेनेंस और रखरखाव का काम इन्हीं का होता है, और सुरक्षा का भी। ये काफ़ी खतरनाक सड़क है, जो कि कभी बर्फ से ढकी रहती है, तो भूस्खलन या फिर अलग अलग तरह के यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। इसको ये हाईली मेंटेन्ड सड़क है इसके लिए। रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। तो एक और सड़क अनमेटल्ड और मेटल सड़क वो होता है जैसे वो कि जो सीमेंट या कंक्रीट या पत्थर से बनाया जाता है, और अनमेटल्ड सड़क होता है जो कच्चा सड़क, गांव में जो पहले देखने को मिलता था। हालांकि बहुत कम बचे हैं कच्चे सड़क जो कि कंकरीली मिट्टी या रेत डालकर बनाई जाती थी, लेकिन अब सारी सड़कें मैक्सिमम सड़कें मेटल कर दी गई हैं। रोड डेंसिटी, अब चलिए बात करेंगे रोड डेंसिटी की। यदि रोड डेंसिटी की बात करें तो इसके बारे में यहाँ तक कि प्रति 100 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जो रोड का लेंथ है उसे ही रोड डेंसिटी कहते हैं। द लेंथ ऑफ, इसको देखिए या इसको एक देख लें, रोड डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रोड का वो पूरे देश में एक समान नहीं है। यदि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 12.14 किलोमीटर है इस रोड डेंसिटी, बट जबकि यही चीज़ केरला में 517.77 किलोमीटर है, जो 31 मार्च 2011 का डाटा है। अब तो आगे स्थिति बदल चुका होगा, थोड़ा बहुत बदल गया होगा। विद द नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज है वो 142.68 किलोमीटर है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया फेसेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं? एक तो हेवी ट्रैफिक है, द रोड नेटवर्क कम सड़क है, और अबाउट द हाफ ऑफ रोड्स आर अनमेटल्ड। बहुत सारी सड़कें अनमेटल्ड है, अब हाफ दिया जा रहा है लेकिन हाफ नहीं है, अब कम होंगे, जो कि रेनी सीजन में काम नहीं करता, बरसात में वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। पुलिये जो कि पुराने हैं उनकी भी मेंटेनेंस है। ये सारे हैं इसमें डिमेरिट्स, इसकी जो कमियां हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे रेलवे की। तो रेलवे हमारे देश में एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है सामान और यात्रियों के लिए। आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन में जब रेलवे बंद है, रेलवे ट्रेनें बहुत कम चल रही है या नहीं चल रही है, तो इसमें कैसी अविश्वास और अव्यवस्था का, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग पैदल चलने को मतलब लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलने के लिए ही जोखिम ले रहे हैं, और लोग रास्ते में उनकी जान तक जा रही है। और रेलवे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे जो है वो हमारे देश में लगभग 150 साल हो चुके हैं रेलवे को। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई, कब चली, कहाँ से कहाँ चली, और फिर उसके बाद में थोड़ा आप इसको खुद से रिसर्च कीजिए, फिर जब ज़रूरत हो तो हम बताएंगे। और फिर देखते हैं कि रेलवे जो है बहुत अधिक मात्रा में संख्या में टूरिस्ट और पैसेंजर को और माल ढोने में काम आती है। तो फिर ऐसे में ये जो है रेलवे भारत में जो टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे एक सस्ता स्रोत है जो कि गांव देश के आम लोगों को भी घूमने फिरने के लिए या फिर तीर्थ यात्राओं के लिए साधन मुहैया कराता है, जिसके कारण इंडिया का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है काफ़ी डेवलप किया है पिछले कुछ दशकों में। तो देख रहे हैं हम लोग कि जब 150 साल पुराना है हमारा रेलवे का सिस्टम। तो आगे चलिए इसमें बात करते हैं। तो रेलवे हमारा जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान दिया। रेलवे का जो नेटवर्क है लगभग ये 7,000, इसमें जो है 7,137 रेलवे स्टेशन है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 66,687 किलोमीटर।
और इसमें जो पैसेंजर व्हीकल्स है इसके कितने 6,899 पैसेंजर कोच हैं। और जो माल वैगन्स हैं, रेलवे के जो वैगन्स वो है 2,51,256 वैगन्स। तो ये था। और चलिए इसमें रेलवे के कुछ जोन्स हैं जो भारत में जो रेलवे को 16 जोन में बांटा गया। अब 16 जोन और उसका जो हेडक्वार्टर्स है उसके बारे में थोड़ा एक लिस्ट बनाइए और हो सके तो हमको भी पोस्ट कीजिए। तो देखिए रेलवे, भारत में जो रेलवे है 3 तरह की रेलवे लाइनें हैं। एक तो है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। उसकी चौड़ाई ऐसे दी हुई है और उसकी टोटल लेंथ ये है उसका रिकॉर्ड पूरा। टोटल ट्रैक है इसका, सॉरी वहाँ पर कुछ अलग अलग ढंग से दिया हुआ था। टोटल ट्रैक है 1,19,630 किलोमीटर का ये, जिसमें तो आज हालांकि ये बहुत सारी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ ये जो है रूट जो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको ब्रॉड गेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी ब्रॉड गेज ही सबसे ज़्यादा है, ये सब बहुत कम है या फिर बंद हो चुकी है। 1 लाख ब्रॉड गेज का है 1,12,338 और मीटर गेज है 4,747 और नैरो गेज 2,495। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। तो इसमें क्या है कि बहुत ही रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, बन चुका है, वो विकसित है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी ट्रेनें जो है बहुत कम पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बिछाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें, जब ये अरावली ये सह्याद्री को जो पार करना होता है, तो सह्याद्री रेंज को, तो इसमें ये इससे हम पासेस के थ्रू ही पास कर सकते, रेलवे लाइन बिछा सकते थे। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, टनल बना रहे हैं और इसको टनल्स के थ्रू अब जम्मू कश्मीर तक रेलवे लाइन पहुंचा दी गई है। अब यदि हम इसी के आधार पर एक जो कोंकण रेलवे को डेवलप किया गया वैसे, तो वो भी उसमें भी काफ़ी वो मुश्किल काम था, जिसको कि किया हो गया है, कर दिया जा चुका है, पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है उसमें। तो रेलवे लाइंस, तो इसमें देखते हैं कि ये जस्ट ए मिनट, रेलवे ट्रैक्स का जो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए उसके लिए जो कारण है उसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि देश का जो एक जैसा नहीं है हर जगह। कहीं बहुत ही घने जंगल हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे कहीं दलदल है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान और गुजरात में रेगिस्तान और दलदल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पर जंगल हैं। और फिर सह्याद्री रेंज है, वो भी ऐसा ही कुछ है। मतलब वो भी रेलवे लाइन को बिछाने में काफ़ी मुश्किलें खड़ी करता है। और फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये सब रेलवे उन क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रेलवे फिर भी बहुत तेज़ी से भारत में विकसित हुआ है और भारत में माल और पैसेंजर ढुलाई के लिए सबसे मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के बाद लंबे दूरी तक और भारी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे विश्वसनीय साधन है ये। तो लेकिन रेलवे के पास कुछ आवर जो नेशनल इकोनॉमी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम है जो इसका सफ़र कर रहा है, जिसमें कि विदाउट टिकट ट्रैवलिंग का एक ये है, ये हम लोग अक्सर करते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं हमेशा। चैन पुलिंग का एक घटनाएं होती है जो कि रेलवे के जो यातायात में बाधा उत्पन्न करता है और अक्सर ट्रेनें लेट हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें आप में से लोग अनजाने में कर देते हैं ये सब चीज़, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज़ है जो कि ट्रेनों को शेड्यूल टाइम में पहुंचने से रोकता है और ये भारी लॉस होता है लोगों का भी, सरकार का भी। और नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पाइपलाइंस। आखिर ये अब जैसे कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस, जो कुछ सामान है जिसको कि हम लोग पाइपलाइंस के जरिए भी भेज सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, गैस है, पानी है और ये सारी चीज़ें। Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the past, they were used to transport water to the cities and the industries. Now they are used for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from natural gas fields to the refineries, fertilizers factories, and big thermal power plants. Solid can be also transported through the pipeline when converted into slurries. कुछ सॉलिड्स को भी भेजा सकते हैं, जिसको स्लरी में हो तो इसको स्लरी में मतलब कन्वर्ट करके उसको भेजा जा सकता है, फिर वहाँ से इसको प्यूरीफाई कर लिया जाए। तो इनका जो एक नेटवर्क है, लोकेशन इसका तो देख सकते हैं, ये है, ये एक इस तरह का बरौनी, मथुरा, पानीपत इन जगहों पर फैला हुआ है।
तो इसका देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो होता कि फ्रॉम कहाँ है, एक असम से कानपुर है, असम टू कानपुर। इसको हम आपके बुक में ये मैप नहीं दिया गया है, नेक्स्ट एपिसोड में अलग से बना के जब सारा एक A to Z जो आपके सारे चैप्टर्स के अलग अलग मैप है उसको डिस्कस करेंगे, तब इसको भी कर देंगे अलग से फिर से। इसमें असम से कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ये इसके कुछ ब्रांचेस हैं। बरौनी टू हल्दिया, ये हल्दिया से भी आता है, ये बरौनी तक, ये हमारे गांव के सामने से ही गुजरता है ये। तो फिर है मौरीग्राम एंड गुवाहाटी सिलीगुड़ी, ये सारा इसके ब्रांचेस हैं। असम टू कानपुर वाले का, असम से कानपुर जो है पाइपलाइन, उसके कुछ ब्रांचेस भी हैं इसमें। फिर है दूसरा हमारा, आप देख सकते हैं इसमें, ये तो रेलवे का नेटवर्क है, इसमें पाइपलाइन का इसमें नहीं दिया गया है। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, मतलब गुजरात से पंजाब, ये वीरगाम, मथुरा, दिल्ली, इसमें से क्या वाया विरामगाम, ये मध्य प्रदेश में है, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये सारे इसकी जो ब्रांचेस है, कोयाली नियर वडोदरा से, कोयाली वडोदरा से गुजरात, और चुकासू एंड अदर, ये कुछ ब्रांचेस हैं इसके, जहाँ पे ऑयल फील्ड्स के, जहाँ से इसको। तीसरा है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर, ये दिल्ली होते हुए निकलती है, सॉरी दिल्ली, इट हैज़ द ब्रांचेस कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बारबोला, हाँ ये दिल्ली होते हुए निकलती है ये दिल्ली में जैसे तो ये थे हमारे पाइपलाइन गैस जो मेजर, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं काफ़ी। ये जनरली ये पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और गैसेस, जनरली गैसेस का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें से। वाटरवेज, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि देश में बहुत प्राचीन काल में से ही भारत में जो कि आंतरिक जो जलमार्ग है उसका उपयोग होता रहा है। मौर्य काल से भी देखें कि जो मौर्य काल में भी इतिहास पढ़े हैं तो मौर्य काल में भी 2 बंदरगाह, एक ताम्रलिप्ति पूर्वी क्षेत्र का और दूसरा भरौच गुजरात का, जो जिसे भृगुकक्ष या भरौच बोला जाता है, वहाँ का एक, ये 2 पोर्ट काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और फिर नदी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय थे जो कि बाहर सप्लाई हो रहा है, लेकिन गंगा का जो रहा है, पाटलिपुत्र के उदय का गंगा और उसके आसपास का जो गंगा का जो ट्रांसपोर्टेशन था, गंगा का जो वाटरवे था, इसके कारण काफ़ी मजबूत रहा उसकी स्थिति। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडिया है द इनलैंड नेविगेशन कितना है, 14,500 किलोमीटर लेंथ। आउट ऑफ दिस अभी जो है नेविगेबल है कितना हमारे पास, 5,685 किलोमीटर्स। तो चलिए इसके वाटरवेज है, भारत में 5 वाटरवेज हैं। तो फिर देखते हैं, नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया टू इलाहाबाद, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1। फिर है दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, इसका भी मैप नहीं है आपकी बुक में, इसको भी हम नेक्स्ट जब हम इसका मैप का वीडियो बनाएंगे इसको अलग अलग सबको बता देंगे आपको। नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। और फिर है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला में है, ये 205 किलोमीटर है इसकी। वेस्ट उद्योग मंडलम एंड ये आप देख सकते उद्योग मंडलम और चंपकारा कैनाल 205 किलोमीटर है, नेशनल वाटरवे नंबर 3। इस पे गोदावरी एंड कृष्णा रिवर में है एक दूसरा है 1000, इसका यहाँ पर है काकीनाडा पुडुचेरी से विथ कृष्णा, इसमें है काकीनाडा पुडुचेरी है, इसका 1078 किलोमीटर 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 4। और एक है 5वां ब्राह्मणी अलोंग विद द माताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ द महानदी में इसका जो एक है वाटरवे, इसको नेशनल वाटरवे नंबर 5 दिया गया है। ये ब्राह्मणी रिवर ईस्ट कोस्ट कैनाल भी कहा जाता है इसको, ब्राह्मणी वाटरवे, इसकी लंबाई 5,588 किलोमीटर 588 किलोमीटर। और भी कुछ है इसमें देख सकते हैं, मंडावी, जुआरी, ये सब है कुछ छोटे छोटे इसमें। तो चलिए अब मेजर सी पोर्ट्स देखते हैं। हमारे पास जो कि इंटरनेशनल जो हमारा कोस्ट लाइन है वो है लगभग 7,500 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, जिसमें हमारे पास 12 मेजर और 200 छोटे मोटे पोर्ट्स हैं।
तो इसमें चलिए, जिसमें कि कांडला जो है कच्छ में, वो भारत का पहला एक पोर्ट डेवलप किया गया, जब जिसको कि मुंबई पोर्ट का जो मतलब वो कम करने के लिए, इसका जो उसका उसका प्रेशर कम करने के लिए इसको बनाया गया इसको। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका ये जो कांडला पोर्ट है, ये देश के तमाम बड़े बड़े हिस्से की जो वो अनाज उत्पादक हैं वहाँ से, चूंकि हमारे देश से गेहूं और चावल का काफ़ी अधिक एक्सपोर्ट होता है, तो इसके लिए आज एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए कांडला और मुंबई एयरपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है इस क्षेत्र के गेहूं और जो ग्रैनरीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको भी काफ़ी मतलब उसको एक्सपोर्ट में काफ़ी मदद मिलता है, जो वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी में। तो चलिए, अब ये तो था पोर्ट। अब चलिए नेक्स्ट हम एयरवेज पर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये सारा एयरपोर्ट एयरवेज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।